हाय दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने आया हूँ संसार की भूगोल की क्लास लेकर। इससे पहले मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ और वो ब्रह्मांड के टॉपिक की थी और ब्रह्मांड टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं सौर मंडल को। सौर मंडल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। और अगर आपने पहली क्लासें मेरी नहीं देखी हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से वो क्लासें देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं सौर मंडल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन उससे पहले कुछ लाइनें हो जाएं। मैं उनके लिए लाइनें बोलना चाहता हूं जो हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से ये पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम जो है उनको जवाब देना चाहते हैं। जिंदगी को थाम लेंगे, जिंदगी को थाम लेंगे और हाथ में मसाल लेंगे। जिंदगी को थाम लेंगे, हाथ में मसाल लेंगे। अब हमने मन में ठाना है, हर सवाल का आपको जवाब देंगे। हर सवाल का आपको जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, आइए मेरे साथ पढ़िए सौर मंडल। और सौर मंडल इस प्रकार है, समझ लीजिए। देखिए, मैं अभी हटे जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। देखिए, ये सौर मंडल अब हम पढ़ाने वाले हैं आपको। तो सौर मंडल में देखिए मुख्य क्या है। मुख्य जो है सन है, हमारा सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही सौर मंडल को बांधे हुए है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। वो सभी ग्रह, उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, उल्का पिंड वगैरह सभी को बांधे हुए हैं और वो सभी हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 99.9 या 99.8% द्रव्यमान केवल सूर्य में ही मौजूद है सौर मंडल का। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सौर मंडल। देखिए, ये मैंने सौर मंडल का एक डायग्राम बना रखा है। मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दिया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं सौर मंडल क्या है। देखिए, इसके आगे 8 ग्रह हैं जो मैंने बना रखे हैं। ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं और इनका जो क्रम है ये सूर्य से दूरी का बढ़ता हुआ क्रम है। इसी के अनुसार मैंने ये लिख रखे हैं। तो आइए जानते हैं 8 ग्रह कौन कौन से हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे सबसे पहले बुध पड़ेगा। बुध को हम मरकरी बोलते हैं, ठीक है, ये सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है। उससे जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो शुक्र आता है। शुक्र को हम वीनस बोलते हैं और ये सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। फिर हम तीसरे नंबर पर जैसे ही शुक्र से आगे बढ़ेंगे, सूर्य से चल रहे हैं हम, तो पृथ्वी आती है जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जिस पर हम रहते हैं। इसी पर पूरे सौर मंडल में जीवन मौजूद है, ठीक। और इसका एक अपना उपग्रह है जो प्राकृतिक है, सभी जानते हैं, चंद्रमा है, ठीक है। और आर्टिफिशियल उपग्रह तो बहुत हैं जो मनुष्य ने बनाए हैं और छोड़े हैं, ठीक। इसके बाद जैसे ही हम तीसरे से चौथे नंबर पर पहुंचेंगे तो वहां पर मंगल आता है। मंगल को हम मार्स बोलते हैं और ये लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक। इसके 2 उपग्रह हैं। जैसे ही हम मंगल से आगे बढ़ेंगे तो मंगल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाती है। इसमें उल्का पिंड हैं, ठीक है, एस्टेरॉयड हैं और इसमें अनियमित आकार के पिंड हैं जो कि हमारे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। एक बात और समझ लीजिए, ये जितने भी ग्रह हैं सब जो है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। जैसे ये सन है, इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। ये मैंने डायग्राम बना रखा है, ऐसे समझ लीजिए, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। जैसे ही क्षुद्र ग्रह पट्टी से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ग्रह आ जाता है बृहस्पति। बृहस्पति को हम जुपिटर बोलते हैं और जुपिटर के वर्तमान में ज्ञात उपग्रहों की संख्या 79 है। 79 यानी 79 उपग्रह हमें बृहस्पति के ज्ञात हैं, ठीक। और बृहस्पति जो है सूर्य का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। इससे जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे एक ग्रह आता है शनि। ये सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह कहा जाता है। इसके अपने चारों तरफ रिंग मौजूद हैं, ठीक। और इसके अब तक ज्ञात 82 उपग्रह हमें ज्ञात हैं जो शनि के ज्ञात हैं और इसको हम सैटर्न भी बोलते हैं। और जैसे ही हम शनि से आगे बढ़ेंगे तो आता है अरुण ग्रह और अरुण ग्रह के 27 उपग्रह ज्ञात हैं हमें। और ये सबसे जो दूर ग्रह है वरुण, उससे दूसरे नंबर पर, दूरी के मामले में ये दूसरे नंबर पर मौजूद है अरुण, ठीक। अरुण के 27 उपग्रह ज्ञात हैं और इसको हम यूरेनस बोलते हैं अंग्रेजी में। जैसे ही हम यूरेनस से आगे जाएंगे तो हमारे सामने आ जाएगा नेपच्यून, जिसको हम वरुण बोलते हैं। और वरुण जो
ग्रह है इसके हमें अब तक ज्ञात 14 उपग्रह हैं, हमको 14 उपग्रह ज्ञात हैं। जैसे ही हम वरुण से आगे बढ़ेंगे तो एक बेल्ट और आती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी की तरह है और ये बहुत बड़ी है, इसको हम काइपर बेल्ट बोलते हैं। देखिए बच्चों, काइपर बेल्ट में ही एक बौना ग्रह है जिसको हम प्लूटो बोलते हैं, ठीक, यम बोलते हैं। इसको जो है ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है सन 2006 में। सन 2006 में क्या हुआ था, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक सम्मेलन हुआ था चेक गणराज्य के प्राग शहर में, वहां पर उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। ये डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे क्यों कर दिया बाहर, ठीक। अब और कुछ बातें हम जान लेते हैं सौरमंडल के बारे में हल्की हल्की। हम एक एक ग्रह के बारे में डिटेल से जानेंगे, सूर्य के बारे में डिटेल से जानेंगे। मेरे साथ बने रहिए, सौरमंडल को अच्छे से पढ़िए, किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाएं क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। देखिए ये जितने भी ग्रह हैं सब मैंने बता दिए, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। फिर हम अब बात करते हैं, ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं इस तरीके से, जैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे ये सारे ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात जो होते हैं अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही होते हैं। जब हम पृथ्वी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब ये जानेंगे। तो ऐसे ही ये सारे ग्रह जो हैं अपने अक्ष पर घूमते हैं। और देखिए केवल शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी के जो हैं ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। और शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में घूमते हैं ये शुक्र और अरुण। और बाकी जो है घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक। आइए जानते हैं और कुछ जान लेते हैं। देखिए बुध से लेकर मंगल तक जो ग्रह हैं इनको हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। और जैसे ही बृहस्पति से आगे बढ़ेंगे हम, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम जो है जोबियन ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोबियन ग्रह बोलते हैं, समझते रहिएगा, ठीक। और बुध से लेकर मंगल तक जो ग्रह हैं इनका एक नाम और दे रखा है, इनको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव नहीं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। और जैसे ही हम बृहस्पति से आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको एक नाम और दे रखा है, इनको हम बाह्य ग्रह भी बोलते हैं या बाहरी ग्रह भी बोलते हैं, समझ लीजिएगा बहुत ध्यान से। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन पर ठोस सतह मौजूद है, ठीक है, इसलिए इनको पार्थिव या टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह सारे जितने भी हैं ये गैसीय प्लेनेट हैं, गैसीय ग्रह हैं, इसलिए इनको जोबियन ग्रह भी बोला जाता है, ठीक। अब हमने केवल ओवरव्यू ले लिया है सौरमंडल का, अब हम एक एक चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं सूर्य की, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है, इसकी संरचना क्या है, ठीक। और भी कुछ मुख्य टॉपिक हैं सूर्य के अंतर्गत, उनको भी हम जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं सूर्य। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक। किसी की बातों पर विशेष ध्यान मत दीजिए, केवल पढ़ने में ध्यान दीजिए और अपने माँ बाप की सेवा करते रहिएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को हम पेंशन देंगे, रिटायर कर देंगे, ठीक, पेंशन पे भेज देंगे टेंशन को। आइए समझते हैं सूर्य को। हाँ दोस्तों, अब देखिए फिर पढ़ते हैं हम सूर्य की संरचना। सूर्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सूर्य एक तारा है जो हमारे सौरमंडल का आधार है, ठीक। सौरमंडल को आधार प्रदान करता है, इसी की वजह से सौरमंडल बना हुआ है। सारे ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, जितने भी धूमकेतु वगैरह हैं, सभी इसका चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, बहुत ज़्यादा है, और इसी के कारण ये सब इसका चक्कर लगाते रहते हैं। और कुल सौरमंडल का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, वो भी सूर्य के अंदर है, क्योंकि 99.9% द्रव्यमान, 99.8% लगभग द्रव्यमान, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए, सब किसके अंदर है, वो सब सूर्य के अंदर है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सूर्य का जन्म कैसे हुआ। सूर्य का जन्म एक नेबुला, जिसे हम गैस का या धूल का बादल बोलते हैं, उससे हुआ है, ठीक। और वैज्ञानिकों का अनुमान है ये जो नेबुला था, ये जो धूल का बादल था,
ये कैसे जन्म लिया इसने, ये एक जो है जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ तब उसके बाद इसने जन्म लिया था, और जब वो नेबुला से हमारे सूर्य का जन्म हुआ है, ठीक, और सूर्य का जन्म हुआ, पहले प्रोटोस्टार बना, फिर उसके बाद स्टार बना, उसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई, और इस प्रकार सौरमंडल बना, तब हमारा सूर्य बना है। ठीक, अब देखिए, अब हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। देखिए, सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है केंद्र का। ठीक, मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा है, उसका चक्कर लगा रहा है, और हमारी आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य मौजूद है। ठीक है, 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर सूर्य मौजूद है, और ये सूर्य जो है, जो हमारी गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसका जो चक्कर लगाता है 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। कितने? 25 करोड़ वर्ष में ये एक चक्कर पूरा करता है। और समझ लीजिए कि ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगा रहा है। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगा रहा है। और जान लीजिए सूर्य के बारे में, देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है वैसे ही सूर्य भी घूमता है। ठीक, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब ये समझ लीजिए जैसे घड़ी है, घड़ी की विपरीत दिशा में ये घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और अगर हम इसकी बात करें, सूर्य के मध्य भाग जो है, विषुवत रेखीय भाग जो है, ठीक, वो लगभग 25 दिन में घूम जाता है। 25 दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है। और जो इसका ध्रुवीय भाग है, यानी जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला ध्रुवीय भाग है, वो लगभग 35 दिन में पूरा चक्कर कर लेता है। देखिए, ये तो हम सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी ग्रहण कर ली, और पूरे सौरमंडल में हमारी पृथ्वी पर भी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सूर्य ही है। ठीक, और हमारी पृथ्वी जो सूर्य की ऊर्जा का भाग प्राप्त करती है, लगभग 1 अरबवां भाग प्राप्त होता है हमें, जिसका हम प्रयोग पूरी तरीके से नहीं कर पाते। अगर हम पूरी ऊर्जा का प्रयोग सूर्य की कर लें तो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें लगभग खत्म हो जाएंगी। ठीक, आइए समझ लीजिए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं सूर्य की संरचना। अगर हम सूर्य की संरचना को पढ़ेंगे तो 2 भाग में पढ़ेंगे। देखिए, पहला भाग जो पढ़ेंगे हम आंतरिक संरचना के रूप में पढ़ेंगे, और दूसरा भाग जो पढ़ेंगे वो धरातलीय संरचना के रूप में पढ़ेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ संसार का भूगोल। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जो केंद्रीय भाग है, विकिरण मेखला है, ठीक, और संवहनीय मेखला है। ये जो है आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और जो प्रकाश मंडल है, वर्णमंडल है, सूर्य किरीट या कोरोना है, इसको हम धरातलीय संरचना के रूप में पढ़ेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, मैं इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कह दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो देखिए आंतरिक संरचना में हम बात करते हैं केंद्रीय भाग की, कोर। देखिए, ये सबसे अंदर का भाग है, सबसे अंदरूनी भाग, बिल्कुल मध्य वाला भाग जो है, मतलब आंतरिक भाग है, उसको हम कोर बोलते हैं, केंद्रीय कोर बोलते हैं। इसी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चलती है। देखिए, इसमें होता क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो टेम्परेचर है, लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। और यहाँ पर कई अरब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वातावरणीय दबाव है, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, नॉर्मल दबाव में, ठीक, इससे लगभग कई अरब गुना यहाँ पर जो है दबाव है, जिसके कारण यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चलती है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताता हूँ, देख लीजिए। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम जो है नाभिकीय संलयन करता है और हीलियम बनाता है, और प्लस में ऊर्जा निकलती है। यही जो ऊर्जा है, यही तारे की मुख्य ऊर्जा है। ठीक, इसी से तारा चमकता है। और ये क्रिया कहाँ चल रही है? कोर में चल रही है। और समझ लीजिए, जो कोर में सभी पदार्थ होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। देखिए, अभी तक हमने पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। लेकिन ये पदार्थ की 4थी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था जिसे बोलते हैं। प्लाज्मा अवस्था को हम विज्ञान में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आइए समझ लेते हैं कोर के बारे में। हमने बता दिया क्या होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ठीक, और सारे पदार्थ जो हैं किसमें हैं? प्लाज्मा अवस्था में मौजूद हैं। और यहीं से ऊर्जा निकलती है जो पूरी तरीके से सूर्य को चलाती है।
और हमें प्राप्त होती है। ऊर्जा का स्रोत यही है, समझ लीजिए। अब आगे देखिए क्या होता है, जब केंद्रीय भाग से ऊपर आएंगे, हम आंतरिक भाग में हैं सबसे नीचे, सबसे बीच वाले भाग में हैं, ठीक, उसे कोर बोलते हैं। जैसे ही हम ऊपर आएंगे तब आएगी विकिरण मेखला, और विकिरण मेखला जो है मेरे दोस्तों किसको घेरे हुए है, कोर को घेरे हुए है, केंद्रीय भाग को घेरे हुए है। इसको हम विकिरण मेखला बोलते हैं या रेडिएटिव जोन बोलते हैं, ठीक। इसमें जो ऊर्जा चलती है वो विकिरण माध्यम से चलती है। एक बात और समझ लीजिए, देखिए सूर्य से जो ऊष्मा आती है हमारी पृथ्वी तक, वो विकिरण माध्यम से ही आती है, क्योंकि बीच में कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि ऊष्मा के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। लेकिन ऊष्मा तब भी आ रही है ना, तब किस वजह से आ रही है, क्योंकि बीच में तो कुछ माध्यम है नहीं, तो ऊष्मा जो आ रही है विकिरण माध्यम से ही आती है, ठीक। अब विकिरण मेखला के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही और ऊपर आएंगे तब आ जाएगा संवहनीय मेखला, जिसको हम कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, ठीक। संवहनीय मेखला विकिरण मेखला को घेरे रहती है, और जो ऊर्जा निकलती है यहाँ से, ऊर्जा जब चलती है तो संवहन माध्यम से चलती है। एक बात और जान लीजिए, ऊष्मा का जो संचरण संवहन माध्यम से होता है, ठीक। ऊष्मा संवहन माध्यम से किन किन पदार्थों में चलती है, देखिए द्रव में और गैस में चलती है, ठीक। तो उसमें होता क्या है, जैसे कभी आपने किसी बर्तन में पानी रखा हो, तो आप अगर उस पानी को ध्यान से देखेंगे तो नीचे से ऊपर आते हुए कण दिखाई देंगे, ठीक। होता क्या है, जब नीचे सतह पर गर्मी होती है, किसी बर्तन के नीचे से सतह पर गर्मी लगती है, तो नीचे वाले जो अणु होते हैं वो ऊष्मा पाकर ऊपर उठ जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं, और जो ऊपर के ठंडे अणु होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, फिर वो ऊष्मा पाकर ऊपर आते हैं, और इस माध्यम को हम संवहन माध्यम बोलते हैं। यही प्रक्रिया गैसीय माध्यम में भी होती है, जब ऊष्मा का संचरण होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या चलती है, संवहन माध्यम से क्या चलती है, ऊष्मा चलती है संवहनीय मेखला में, ठीक। अब हम जानते हैं, देखिए सूर्य की धरातलीय संरचना, तो धरातलीय संरचना में सबसे पहले आता है प्रकाश मंडल, इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। देखिए फोटोस्फीयर मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ठीक, और ये रेड कलर की लाइन है मोटी सी, ये सब क्या है, ये प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर है। देखिए फोटोस्फीयर में होता क्या है, ये इसके वायुमंडल को आधार प्रदान करता है। ये दीप्तिमान सतह होती है, लेकिन ये चमकती नहीं। क्यों नहीं चमकती, क्योंकि जब इसका प्रकाश चलता है, चलने के बाद जैसे ही वर्णमंडल या ये क्या है, ये प्रकाश मंडल है, जैसे ही वर्णमंडल में पहुंचेगा, ठीक, तो वहां पर जाके ये अवशोषित हो जाएगा और ये प्रकाश मंडल हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक। इसे हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, और जैसे ही क्रोमोस्फीयर में पहुंचेगा दिखाई नहीं देगा। अब आगे पढ़ते हैं क्रोमोस्फीयर। जैसे ही हम सूर्य की धरातल से ऊपर आ गए, ये जो प्रकाश मंडल ऐसे समझ लीजिए जैसे धरती के ऊपरी आवरण है जिस पर हम रह रहे हैं, ऐसे ही ये सूर्य का ऊपरी आवरण है और उसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। अब जैसे ही हम प्रकाश मंडल से ऊपर बढ़ेंगे, ऐसे समझ लीजिए जैसे अब हम वायुमंडल में उठे आए हैं, सतह से ऊपर आ गए हैं धरती की, तो हम वायुमंडल में आ गए हैं। तो इस वर्णमंडल को, क्रोमोस्फीयर को हम सूर्य का वायुमंडल भी बोलते हैं। और लेकिन ये प्रकाश को सोख लेता है, ठीक, कौन से, प्रकाश मंडल से जो प्रकाश आता है, इसको वायुमंडल भी बोलते हैं सूर्य का। अब देखिए एक चीज और बता दें, हम जो ब्लैक स्पॉट पढ़ते हैं सूर्य पर, वो प्रकाश मंडल पर ही पढ़ते हैं, ठीक। उसको हम बाद में समझेंगे अच्छे से, यानी फोटोस्फीयर में पढ़ते हैं, ठीक। अब आगे समझते हैं। जैसे ही वायुमंडल से ऊपर हम जाएंगे तो सूर्य किरीट या कोरोना आ जाएगा, ठीक। ये सूर्य किरीट और कोरोना कब दिखाई देता है मेरे दोस्तों, जब कभी भी सूर्य ग्रहण होता है, और पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो जब चंद्रमा पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है और बाहर की सतह चमकदार दिखाई देती है, एक रिंग की तरह, ठीक, जैसे एक अंगूठी है उसकी तरह दिखाई देती है, तो वो जो दिखाई देता है वो हम सूर्य किरीट या कोरोना बोलते हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। तो ये हमने सूर्य की आंतरिक संरचना समझ ली। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे हम कुछ टॉपिक और रह गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। आइए मेरे दोस्तों, अब कुछ और टॉपिक रह गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक, सूर्य से संबंधित। तो आइए कुछ और जान लेते हैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में। देखिए सूर्य से संबंधित कुछ बातें हैं, मैं और समझा देता हूँ आपको। देखिए पृथ्वी से दूरी अगर हम देखें सूर्य की, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और अगर हम इसको देखिए पावर में अगर देखते हैं, तो देखिए 149.598 गुणा 10⁻6 किलोमीटर है, ठीक। किलोमीटर में अगर पावर में पूछता है तो इस तरीके से आएगा। ये माध्य दूरी ले रहे हैं हम, औसत दूरी ले रहे हैं, ठीक है।
पृथ्वी की जो दूरी है सूर्य से अलग अलग समय पर अलग अलग रहती है, लेकिन हम यहाँ पर माध्य दूरी बता रहे हैं पहले। और दूसरा है 149.598 गुणा 10⁻9 मीटर। मैं बताया था पिछली वीडियो में कि किलोमीटर से जब मीटर में आओगे, नीचे आओगे तो पावर जो है घात जो है 3 बढ़ जाएगी। फिर और अगर किलोमीटर से नीचे मिलीमीटर में आओगे, मिलीमीटर में आओगे तो फिर घात जो है 3 और बढ़ जाएगी। ठीक, तो आइए समझते हैं। अब देखिए पृथ्वी से न्यूनतम दूरी अगर हम देखें, मतलब कम से कम दूरी कितनी होती है पृथ्वी से सूर्य की, तो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये सब रटने वाली चीजें हैं, देखिए इसको मैं समझा नहीं सकता। ठीक, आपको रटने ही पड़ेंगे ये, और ये दूरियां आती हैं एक एक नंबर में बहुत। आगे आगे देखिए पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक, 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम, सूर्य का व्यास कितना है, तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। देखिए अब सूर्य का केंद्रीय घनत्व जान लेते हैं, घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी कितनी है, 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का अगर घन हम उठा लें, 1 सेंटीमीटर का घन अगर हम सूर्य के केंद्र से उठा लें तो उसका वजन कितना होगा, 100 ग्राम होगा। ठीक है, आगे देखिए संपूर्ण सूर्य का घनत्व, अगर पूरे सूर्य का घनत्व ओवरऑल देखा जाए तो वो कितना है, वो है 1.41 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 1.41 ठीक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है पूरे सूर्य का घनत्व है। अगर हम सूर्य के केंद्र का ताप देखें तो मैंने अभी बताया था कोर का ताप कितना होता है, 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर हम मिलियन में बताएं तो ये है 15 मिलियन, यानी 15 मिलियन। ठीक, देखिए ऊर्जा जो सूर्य उत्सर्जित कर रहा है, जो सूर्य से ऊर्जा निकल के आ रही है, वो आ रही है 10⁻26 जूल प्रति सेकंड। 10⁻26 जूल प्रति सेकंड जो है ऊर्जा निकल के आ रही है। और इस ऊर्जा का प्रयोग अगर सारी की सारी ऊर्जा का प्रयोग कर लिया जाए, और जो कि संभव ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम सारी की सारी ऊर्जा का प्रयोग कर लें, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर मात्र 1 अरबवां भाग सूर्य से वो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसका 1 अरबवां भाग हमारी पृथ्वी तक आता है। अगर हम वही प्रयोग कर लें तो हमारी सारी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। आगे देखिए सूर्य की त्रिज्या कितनी है, व्यास ऊपर पढ़ चुके हैं, आगे हम त्रिज्या पढ़ते हैं। तो त्रिज्या देखिए 6.96 गुणा 10�5 किलोमीटर है। इसको बार बार रिवाइज करके पढ़िएगा। ठीक, रटिएगा, ये रटने वाली चीजें हैं और ये एग्जाम में बहुत आती हैं, एक एक नंबर में आती हैं। ठीक, और देखिए अब मैं आगे जो आपको पढ़ाने वाला हूं सूर्य से ही संबंधित तथ्य हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक, और बहुत सारे तथ्य हैं। अरोरा क्या है, ठीक, सौर कलंक क्या है, सौर ज्वाला क्या है, सौर तूफान क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। अगली जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मेरे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए संसार का भूगोल। और अगला टॉपिक अगली क्लास में जल्दी ही डालने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।